कैसे इन्होंने हिंदू समाज के प्रति दुराग्रह रखा और उसको तोड़ने का, कुचलने का प्रयास किया। ये बड़े ठोस उदाहरण दूंगी। अधिकतर लोग बात करते हैं कि आपने पालघर साधुओं का लेखा जोखा नहीं रखा, उनका केस ढंग से नहीं चलने दिया गया, एक शब्द मुंह से नहीं निकला कमलेश तिवारी की हत्या पे, या अनेकों जो हत्याएं हिंदुओं की हुई हैं जिहादियों के हाथों या अंबेडकरवादियों के हाथों, जय भीम जय मीम के हाथों जो हो रही हैं, ये बिल्कुल मौन रहे। और ये पत्थर का भी दिल थोड़ा पिघल जाता है जिस किस्म की हत्याएं हुई। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्लिम महिलाओं के लिए यूसीसी यूसीसी करते रहते हैं, परंतु ये मुझे बताइए, हमारी हिंदू बच्चियां आए दिन कट मर रही थी, जो वूम जिहाद, सेक्स जिहाद का शिकार हो रही थी, फोर्स्ड धर्मांतरण हो रहा था, अगर वो ना कहती थी तो जल कट के मारी जा रही थी। एक शब्द नहीं निकला, कानून नहीं पास किया इन्होंने कभी हिंदू बच्चियों के लिए। एक तो वो तो सभी ने नोटिस किया, वो बातें जग जाहिर थी, सबने नोटिस की। आज जो मैं कुछ और बातें बताने जा रही हूं वो आप सुनेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं केवल जो पब्लिक डोमेन में बातें आई वो नहीं, ये निजी अनुभव की बातें हैं। सबसे अहम मैं केस बताती हूँ, कैसे अब जो हरियाणा में इनको भारी पड़ने वाला है, कैसे इन्होंने खाप पंचायत को नष्ट किया। कमजोर हो चुकी थी क्योंकि हमारे जितने भी पारंपरिक ढांचे थे, या पंचायतें जाति की, बिरादरी की, गांव की, सरकारी पंचायतों ने और ब्यूरोक्रेटिक राज ने और पार्टी पॉलिटिक्स ने उन सबको कमजोर किया। परंतु जो खाप पंचायतें फिर भी एक मान मर्यादा से चलती रही थी, 20 वर्ष पहले तक भी इनकी एक शख्सियत मानी जाती थी। और आपको याद होगा मेहम चौबीसी ने चौटाला को किसी समय में कैसी टक्कर दी थी, क्योंकि वो धांधली बहुत कर रहे थे चुनावी राजनीति में भी और बाकी भी। खैर, अब ये कहानी आप सुनेंगे तो आप सच में, आपका दिल भी उतना ही दुखेगा, रोएगा जितना मैं इस पे रोई हूं। 2010 में एक क्रिश्चियन एनजीओ है, उसका नाम है शक्ति वाहिनी। और शक्ति वाहिनी जो है, इसके मैं आपको एक आध वो भी दिखा दूंगी, पीपीटी में कुछ हाँ, ये अच्छा रहेगा दीदी। कुछ एक रखी है मैंने हल्की सी। तो ये बिल्कुल कोई जानता भी नहीं था। 2010 में यह क्रिश्चियन एनजीओ है, दिल्ली बेस्ड है, और इसका जो करता धरता है बहुत शेडी किस्म का वकील भी है। तो इसने कोई, इसका हरियाणा से कोई ताल्लुक नहीं था। अब सब लोग आज जानने लगे हैं कि किस तेजी से पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में पंजाब और हरियाणा में चर्चेस और मस्जिदें प्लांट हुई हैं। कन्वर्जन बहुत तेजी से, मतलब रियली लाइक अ वायरस। हरियाणा पंजाब तक इतनी कन्वर्जन्स पहुंची नहीं थी। अब ये देखिए इस क्रिश्चियन एनजीओ ने कैसे रास्ता खोला। इन्होंने 2010 में कुछ एक तथाकथित ऑनर किलिंग्स की खबरें छपवा के, बहुत एग्जैजरेटेड शोर मचवा के, और टीवी चैनल्स में ऑनर किलिंग्स पे बड़े प्रोग्राम करवाए। मुझे याद है मुझे भी बुलाया गया और मुझे वॉकआउट करना पड़ा क्योंकि ये खापों पे डाल रहे थे। ये शक्ति वाहिनी का सारा खेल था और बिना खापों की सुने लगे जा रहे थे, इनको बैन करो, ये तो मिडीवल बारबैरिक संस्थाएं हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने उस वक्त भी टीवी चैनल्स के वक्त एक दो में से मैं निकल के भी आई, और अर्नब गोस्वामी को तो मैंने ओपन लेटर भी लिखी कि आप कैंगरू कोर्ट तो आप लगा रहे हो। पर मुझे नहीं पता था कि ये जो मीडिया में इन्होंने हिस्टीरिया चलाया वो सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था। और फिर उसी साल 2010 में ही, ये जून 11 2010 को शक्ति वाहिनी
जिसको मस्टर्ड सीड फाउंडेशन, ये क्रिश्चियन संस्था है यूएस की, ये फंड करती थी। इन्होंने खाप पंचायत का हवाला देते हुए एक याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो संस्थाएं हैं ये मर्डर करवाती हैं, ये बहुत से जिंदगियां खराब करती हैं, और इनके खिलाफ बहुत ही जहरीला इन्होंने प्रोपेगेंडा करके ये करने की कोशिश की कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी ये देखिए फंडिंग ग्राफ, और मैंने ये लड़ी इतनी लंबी अकेले, मैं वो सारी कहानी बताती हूँ। फंडिंग ग्राफ ऑफ शक्ति वाहिनी आफ्टर PIL अगेंस्ट खाप पंचायत ऑन June 11, 2010। 2009-10 में इनको 7.5 लाख ग्रांट मस्टर्ड सीड फाउंडेशन में, आप देख रहे हैं, मिला। फिर जैसे इनकी PIL डलती है तो इनको 68.3 लाख, 68.5 लाख इनको मिलता है अगले साल। उससे अगले साल 2012 में इनको 3.25 करोड़ से ज्यादा 1.3 करोड़ मिलता है। फिर 2013-14 में 1.47 करोड़, फिर 2014-15 में 2.18 करोड़, और 2015 में भी इनको 2.10 करोड़। ये किस लिए? ये खाप पंचायत के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए, पत्रकारों को बेचने मतलब खरीदने के लिए, कोर्ट्स में जजेस और वकीलों के साथ सांठ-गांठ के लिए। ये देखिए चार्ट। अब इन्होंने 2010 में जब याचिका डाली तो आप मानेंगे उनके ऊपर इतने संगीन और अभद्र आरोप लगाए, बिल्कुल कथुआ कांड के जैसे बिल्कुल झूठ के आधार पे। और ये नहीं कि ऑनर किलिंग होती नहीं है, उसका भी मैं पूरा ब्यौरा दूंगी, परंतु इन्होंने जो तथ्य पेश किए वो बहुत ही गलत और नालायक थे, मतलब फरेबी थे। और इसमें यूपीए ने जो रवैया अपनाया, बिल्कुल मोदी सरकार ने पूरी सपोर्ट दी इस फरेबी क्रिश्चियन एनजीओ को, खाप पंचायत को तबाह करने में। अब कहानी देखिए, जब ये 2010 में करते हैं और मुझे कहा गया टीवी में आके इनको गालियां दो, तो मैंने कहा मैं ऐसे बिना जाने, मैं खाप पंचायत को जब तक उनकी सुन ना लूं, मैं नहीं कुछ बोलूंगी उनके खिलाफ, क्योंकि मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है। फिर मैंने कई सारी मीटिंग्स, 2 साल तक मैंने खाप पंचायत के साथ खूब मीटिंग्स की, CSDS में बुलाती थी, वहां जाती थी इनकी मीटिंग्स अटेंड करने, इनका सारा इतिहास जाना। और जो इतिहास है बहुत गौरवशाली है। ये हर्षवर्धन के समय से खाप पंचायत रही हैं, और ये ट्रेडिशनल पंचायत जो रहती हैं, इनमें एक बुनियादी प्रिंसिपल रहता है, हमारी पारंपरिक पंचायत में सभी में रहता है, कभी भी कोई बात मेजॉरिटी वोट से नहीं होगी, ताकि समाज 2 गुटों में ना बट जाए। हमेशा कंसेंसस से होनी है, और कंसेंसस का मतलब चाहे एक बात का फैसला करने में 6 महीने लग जाएं, बार बार बैठेंगे, पर जब तक सर्व सहमति नहीं होती। देखिए सर्व सहमति और मेजॉरिटी वोट में क्या फर्क है। सर्व सहमति में सबको लगता है चलो हम भी इस फैसले का हिस्सा थे। जब आप मेजॉरिटी वोट करते हैं जैसे इलेक्शंस में, तो कोई हारा कोई जीता तो मन मुटाव आ ही जाता है। ये प्रिंसिपल से चलती है, इनके कोई फंड नहीं होते, और हमेशा जो रिस्पेक्टेड एल्डर्स होते हैं उनको खाप पंचायत में या बिरादरी की सामाजिक पंचायत में रखा जाता है। तो मैंने इनका सारा इतिहास समझा, इनके लोगों से खूब मतलब अच्छा संवाद किया, और फिर मैंने जब कुछ समझ लिया तो उसी समय ये मालूम चला। अच्छा आप देखिए गालियां किस तरह की इनको दी जा रही थी मीडिया में, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इनको कह रहे हैं कि तालिबानी डिक्टेट्स, और ये इनको बैन करना होगा, इनकी कोई जगह नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये इलेजिटिमेट हैं, इनका हक नहीं है, इनको गधों पे चढ़ा के मुंह काले करके घुमाया जाए, इनकी वोटिंग छीन ली जाए, ये तक अखबारों में आने लगा कि दे शुड बी डिसएनफ्रेंचाइज। ये पूरा हिस्टीरिया ये क्रिश्चियन संस्था पेड पत्रकारों के थ्रू कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट 3 साल तक करीब
ये केस सुनवाई करता है बिना खाप पंचायत को बीच में लाए। फिर क्या होता है 2012 में, जब इनको लगता है कि अब हम कंक्लूड करने वाले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को एकाएक याद आता है कि अरे इनको बिना बुलाए हम कैसे फैसला कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने एक नोटिस भिजवाया, वो भी शक्ति वाहिनी के द्वारा। उन्हें कह दीजिए खापों को कि अगर कुछ कहना है तो आके आ जाए। अच्छा, खापों को पता भी नहीं है कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। जब उनको नोटिस आया तो उनके तो हाथ पांव फूल गए कि उनको पता ही नहीं है, और मासूम ही होते हैं या तो बिल्कुल अनजान, मतलब जो ट्रेडिशनल विजडम वाले। तो उस वक्त क्योंकि मैं इनसे बहुत गहरा संपर्क रखे थी, तो उन्होंने मुझे आके कहा कि हमारी तो कोई सुनने वाला है नहीं, हमें तो इतनी गालियां पड़ती हैं, तो आप ही केस को संभालिए। तो मैंने खापों की तरफ से पर्सनल भी एक पिटिशन डाली पीआईएल इंटरवेंशन के लिए, और 5-6 खापों के लिए भी वकील अरेंज करके। कोई तैयार नहीं था, बीजेपी का कोई वकील तैयार नहीं था खापों का केस लेने को। तो मैंने इनकी तरफ से 2013 के एंड में पिटिशन डाली, और मैं खुद भी इन पर्सन की। 2014 जनवरी से सुनवाई होती है, और ये पूरी तैयारी है लॉ कमीशन की भी, एक कानून लाया जाए, खापों को बैन कर दिया जाए, खापों को बैन कर दिया जाए, उनको मीट करने का उनको। और क्या, क्यों? क्योंकि ये ऑनर किलिंग करते हैं। अब जब मैंने अध्ययन किया शक्ति वाहिनी के डेटा का, मेरे तो सच में रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे इतना झूठ बोला जा सकता है। सबसे पहले खाप पंचायत की परिभाषा इन्होंने इतनी गलत की कि जैसे उनका एक ही काम है लव जिहाद, मतलब ये जो ऑनर किलिंग्स करवाना, मरवाना लोगों को, और सुल्तानी फरमान पास करके हिंसा फैलाना, और फ्रीडम ऑफ चॉइस के खिलाफ हैं, ये बर्बर हैं, ये तालिबानी हैं। जब इतिहास देखा मैंने क्या क्या इश्यूज करते हैं, तो खाप पंचायत की बुनियादी 2 भूमिकाएं रही हैं समाज में। एक तो झगड़े निपटाना परिवार के अंदर, इंट्रा फैमिली, इंटर फैमिली, इंटर विलेज, इंट्रा विलेज, इंटर जाति, इंटर, मतलब जितने भी, और सर्व सहमति से। तो ये जो सर्विस इनकी रही है हजारों साल से। दूसरा, जो साझे काम होते हैं गांव के डेवलपमेंट के काम, वो करवाना, वो सरकारी पंचायतों ने छीन लिया। तो इनका काफी गौरवशाली इतिहास और रहा है, और मैंने इनके कई फैसले भी देखे, किस किस मामले में इन्होंने कैसे सुलझाए थे। तो वो सब जानकारी लेके अब मैं सुप्रीम कोर्ट में जाती हूँ कि एक तो डेटा आपको गलत दिया। अब आप देखिए, सरकार भी इसको चैलेंज नहीं करती, बल्कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इनको स्टडी के नाम पे ये झूठ परोसने देती है। इन्होंने 560 केसेस अखबारों से लिए ऑनर किलिंग के, ठीक है, वो अखबारों से कतरन, वो कोई तमिलनाडु का है, कोई बंगाल का है, कोई झारखंड का है, सब जगह पर टारगेट है कि खापों को बैन करो। तो फिर आप झारखंड का केस या तमिलनाडु का केस क्यों ला रहे हो, या हिंदू मुसलमान वाला केस क्यों ला रहे हो? पर नहीं, ला के टारगेट इनको, ये भी अपने आप में फरेब। फिर इन्होंने, शक्ति वाहिनी ने 11 केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट साइट किए जिसमें ऑनर किलिंग हुई थी। किसी एक में खाप का नाम नहीं है। ऑनर किलिंग हमेशा परिवार करता है, और मैंने ये भी सिद्ध किया कि खाप एज खाप कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो उनका फैसला सर्वसहमति से होता है। तो किलिंग तो कम से कम उस लड़के के माँ बाप तो कहेंगे नहीं नहीं, मेरे बेटे को नहीं मार सकते। कत्ल के खिलाफ तो 2 लोग तो खड़े हो जाएंगे। फिर इन्होंने दूसरा, कोई एक पुलिस का केस नहीं है किसी खाप को लेके, पर इन्होंने सारा खाप के ऊपर सारा कुछ डाला। और एक और भी जो इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया कि
3.2% केसेस ऑनर किलिंग के गोत्र से रिलेटेड थे। खापे जो है इंटरकास्ट मैरिज की नहीं विरोधी होती, केवल गोत्र की शादी, गोत्र के अंदर की शादी। अब गोत्र आप तो जानते होंगे, पर अधिकतर ये मॉडर्न समाज वाले नहीं जानते और भाजपाई भी नहीं जानते। अब गोत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका सेम डिसेंडेंट, एक ही पूर्वज के आप वंशज हैं, तो इसलिए आपका भाई बहन का रिश्ता है। तो भाई बहन में शादी नहीं होनी चाहिए। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि इंसेस्ट तो दुनिया भर में क्राइम है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, इंडिया में भी इंसेस्ट, यानी सगे भाई बहन की शादी या माँ बाप और बेटी की नहीं होनी चाहिए, इंसेस्ट मानी जाएगी। इंसेस्ट की परिभाषा तो डिपेंड करेगी आपके परिवार की सीमा क्या है। अब अमेरिका में जहां परिवार बचे ही नहीं है, ये भी नहीं कह सकते हम दो हमारे दो, तो वहां ये इंसेस्ट की परिभाषा भी सिकुड़ती जाती है। यू नो, मेरे को ये भी केसेस मालूम है, पति का बेटा है, पत्नी की कहीं और से बेटी है, उन दोनों का प्यार हो जाता है, हालांकि एक मायने में भाई बहन है पर वो अलग है, या सेकंड कजन या थर्ड कजन, उनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ तो दूर दराज के रिश्ते को भी मानते हैं। तो अपने में वैसे भी इनब्रीडिंग अच्छी नहीं होती, पारसी करते हैं, मुसलमान करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो गोत्र के अंदर न शादी हो, ये जेनेटिकली साउंड बात है। दूसरा, वैसे भी घर के अंदर ही सेक्स या गांव की बेटी के साथ नहीं आप ये रिश्ते करेंगे, गांव की बेटी बाहर, गांव की बेटी सबकी बेटी है, इसलिए गांव के अंदर नहीं बेटी ब्याहनी, वहां भी आपके सब भाई हैं, आपके मतलब आपका रिश्ता जो है प्रोटेक्शन वाला है, रोमांस वाला नहीं है। अब ये कोई गंदी बात तो नहीं है। और खाप सिर्फ यही कहती थी कि हिंदू मैरिज एक्ट में जैसे और प्रोहिबिटेड रिलेशंस हैं भी, आप इससे शादी नहीं कर सकते, उससे नहीं लीगल, ये भी हमारी भी मान लो। और इस बात पे इतना इनको जलील किया जा रहा था। तो ये जो सारे डेटा मैंने इकट्ठे किए उन्हीं की रिपोर्ट से, कि गोत्र से संबंधित केवल 3.2% यानी 3.2% केसेस थे, बाकी जो थे वो इंटर रिलीजियस, इंटर कास्ट मैरिजेस से रिलेटेड थे, किलिंग्स, और वो सारे देश की थी, खापों से कोई लेन देन नहीं था, पर ये टारगेट खापों को कर रहे थे। क्यों? संदीप जी, ये सिद्ध हो गया जो उस वक्त मुझे खटका हुआ था, वो इसलिए क्योंकि खापे चर्च प्लांटिंग में रुकावट डाल रही थी। ये जब ऐसे गांव में पहुंचते थे जहां कोई ईसाई है नहीं और चर्च प्लांट करने की कोशिश करते थे, तो खाप कहती थी, हाँ कोई ईसाई नहीं, किस लिए आप चर्च बनाओगे, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। वो रुकवाने के लिए कि खापों को इतना जलील मटमैला कर दो कि इनकी कोई सुने नहीं, और अफसरशाही को तो आप खरीद सकते हैं, और बीडीओ है या डीसी है या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उनको पैसे दो, कुछ भी खरीद लो और प्लांट कर लो। तो खापों को रास्ते से हटाना था, क्योंकि ये कन्वर्जन के रास्ते में आते थे। अब ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इनको सुन भी नहीं रही है। सुनवाई तब शुरू होती है जब मानुषी की तरफ से मैं जाती हूँ सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं कि एक तो आप इलीगल काम कर रहे हैं, आप उनको बिना पार्टी बनाए उनके खिलाफ कानून भी बनाने की तैयारी थी, लॉ कमीशन ने कानून भी बना लिया, खापों को नहीं बुलाया कि तुम हो क्या भाई, पता तो चले। और उनकी जो परिभाषा है, उनकी दृष्टि में खाप है जैसे कोई कैंगरू कोर्ट है और उनका काम ही है कत्ल करवाना, विच इज नॉट द केस। इतना ग्लोरियस इतिहास जिन संस्थाओं का रहा हो, ये हमारी सिविल सोसाइटी है, ये एनजीओ तो नहीं है। और ये लोगों ने सारा चलाया जिसमें कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, मोदी सरकार पूरी तरह शामिल हो गई कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो क्या एनजीओ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं? तो समाज की हर संस्था इसका मतलब इलीगल हो गई, किसी को हक नहीं है मुंह खोलने का, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या सरकारी ही मुंह खोल सकेंगे। तो मैंने ये सब चैलेंज करते हुए पिटिशन डाली, अभी एडमिट हो गई, 2013-14 चल पड़ा,
अभी जब मोदी जी की सरकार आई तो हमें विश्वास था कि यहाँ थोड़ी बेहतर सुनवाई होगी, क्योंकि ये तो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। और मैं तो कॉन्वेंट एडुकेटेड, जेएनयू एडुकेटेड, अगर मुझे ये बातें समझ आ रही हैं कि समाज तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है और इन सामाजिक संस्थाओं की क्या अहमियत है, तो मोदी जी को तो मुझसे ज्यादा ही पता होगा। तो ये सरकार तो हमें सपोर्ट करेगी ही करेगी। हुआ बिल्कुल उल्टा, हुआ बिल्कुल उल्टा। आप मानिए, मैं इनके लॉ मिनिस्टर से मिलने भी गई, क्योंकि लॉ मिनिस्टर जो थे, जो उन्होंने लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, वो इंदिरा जयसिंह तो आप जानते हैं, हर दुष्ट काम की वो वकील होती है। जहां भी फॉरेन फंडेड एनजीओज का दुष्ट का कार्यक्रम, कोई भी मुहिम चलनी होती है, इंदिरा जयसिंह सबसे आगे की कतार में होती है। और मेरी पुरानी मित्र रही है, और इसलिए मैं उनका पतन देखा है ये फॉरेन फंडिंग की वजह से। किसी जमाने में वो भी बड़ी आइडियलिस्टिक ट्रेड यूनियनिस्ट थी, पर लेफ्ट में रह के आप विकृत हो ही जाते हैं। वो बहुत इंदिरा जयसिंह भी कूदी हुई है, सीपीएम की बृंदा करात और उनके 10 वकील और एक हम अकेले आम मधुकेश्वर। कोई ढंग का वकील भी नहीं मिलता था। बड़ी मुश्किल से किसी को तैयार किया मैंने कि खापों के लिए हम कैसे खड़े हो जाएं। ये तो मैंने मीनाक्षी लेखी से भी मिन्नतें की थी, नहीं मानी। खैर कोई बात नहीं, अब हमने रुकवा तो ली। वो तो कानून तैयार करके बैठे थे कि खापों को बैन करना है। तो मैं लॉ मिनिस्टर के पास गई कि देखिए वहां दर्जन वकील खड़े हो जाते हैं, आपके जो लॉ ऑफिसर्स हैं वो पूरी तरह इंदिरा जयसिंह सीपीएम लॉबी के साथ फॉरेन फंडेड एनजीओ की पैरवी कर रहे हैं। मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करती हूं कि मेरी जो याचिका है, जो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो चुकी है, जिसके आधार पे बात चल रही है, एक बार पढ़ लीजिए कि ये केस ही फ्रॉड है, इनका डेटा बकवास है, खापों ने एक भी मर्डर नहीं किया, और जिन फैमिलीज ने किया है मान लो गुस्से में, तो वो तो आईपीसी के तहत उनको सजा भी हो चुकी है। मर्डर इज मर्डर, चाहे वो ऑनर के नाम पे किया जाए या शराब पी के किसी से लड़ाई करके किया जाए। तो आप मर्डर की कार्रवाई कर ही रहे हैं, तो खापों को मत घसीटिए, समाज को मत तोड़िए। मुझे जवाब मिलता है, मधु जी ये आप कोई लड़ाई लड़नी है, हम पॉलिटिकल हेराफेरी नहीं कर सकते। ये तो बड़ा पोलाइट जवाब था, क्योंकि मेरे अच्छे मित्रता के संबंध थे, फिर भी कोई फर्क नहीं आया। इनमें के किसी वकील ने परवाह भी नहीं की कि पढ़ी ले, जो जो वो एनजीओ इनको डिक्टेट करता गया ये वो ही कहते गए। और उन सब स्टेट्स में जिन्होंने कभी ऑनर किलिंग का नाम भी नहीं सुना था, वहां से भी ले आए रिपोर्ट्स कि हाँ हाँ हम भी ऑनर किलिंग का लॉ पास करने को तैयार हैं। मतलब बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक नॉनसेंसिकल एक्सरसाइज दे डिड इन दिस केस। और फिर क्योंकि सरकार पूरी तरह से उस एनजीओ को, और ये लेफ्टिस्ट बृंदा करात, इंदिरा जयसिंह लॉबी जो फॉरेन फंडिंग लॉबी है, पूरी तरह से इनको सपोर्ट कर रही थी, तो लॉ कमीशन ने जो भद्दी बातें लिखी, कानूनन बोली, इनके खिलाफ जो बोला, वो सब सैंक्टिफाई हो गया। हाँ, इतने अपमानजनक शब्द इस संस्था के लिए। और ये बेचारे या तो बड़बोले कुछ होते हैं, जैसे आप जानते हैं हरियाणा के जाट पढ़ लिख जाते हैं, थोड़े बड़बोले हो जाते हैं, पर समझ उनको आती नहीं है। दे डिडंट इवन नो हाउ टू डिफेंड देमसेल्व्स। और फिर मुझे समझ आया कि इनके जो फौजी भी चले गए हैं, दे स्टिल डोंट नो जिस दुनिया से आज उनका वास्ता पड़ा है, और इतनी बदनामी हुई खापों की कि जो युवा पीढ़ी है पढ़ी लिखी, या तो वो पूरी तरह से कि हमें कोई लेन देन नहीं, हमारा कोई वास्ता नहीं, हम खापो आपके चक्कर में नहीं है, या उन्होंने पूरी तरह से कहा कि हाँ होना ही चाहिए, ये खापें बैन ही होनी चाहिए, क्योंकि इतना शर्मसार समाज को कर दिया। और देखिए फैसला आता है जब हमने कोशिश की, कम से कम लॉ तो मैंने रुकवा दिया, नहीं तो लॉ भी पास हो गया होता। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं अपने ऑर्डर में,
तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर जो होता है वो मोदी काल में पास हुआ है, तो उसमें खापों के खिलाफ ऐसे ऐसी बातें कही हैं और ऐसे ऐसे फरमान दिए गए हैं कि अगर कोई, अच्छा बात हुई थी सिर्फ गोत्र की, अब ये भी ले आए कि अगर इंटर रिलीजियस शादी भी है तब भी कोई परिवार कुछ नहीं कर सकता। यहां तक मनाही लगाई कि आप मीटिंग भी नहीं कर सकते। अब मान लीजिए मेरी बेटी भाग गई, मेरे 10-20 रिश्तेदार आएंगे कि नहीं मुझे, मेरे साथ सिंपैथी करने या मुझे दिलासा मतलब साहस देने कि कोई बात नहीं, चलो जाने दो, उसकी किस्मत, जैसे भी रिश्तेदार आते हैं, या चलो गलत आदमी के साथ भागी है, किसी तालिबानी के साथ भागी है, चलो उसको रिकवर करें, नादान बच्ची है। यहां तक ये कानून में रखा गया कि वो बैठ नहीं सकते, मीटिंग नहीं की जा सकती, और मीटिंग भी करेगी अगर खाप कभी ऐसी इंटर रिलीजियस, इंटरकास्ट, गोत्र से लेकर शादी, तो 3 से 5 साल की सजा। जो भी मीटिंग में अटेंड करेगा, भले ही वो उसको मीटिंग को अपोज करने के लिए हो। इस तरह के प्रोविजंस और ऑर्डर्स इन्होंने पास कर दिया। आप सोचिए कोई गैदरिंग भी करेगा तो 3 से 5 साल की सजा, और ये इनका कानून बना हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी किस्म के ड्रकोनियन रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए खापों को। और आप देखिए अब आप खाप का नाम भी नहीं सुनेंगे। हालांकि खापें ये भी करती थी, जब दहेज की समस्या बढ़ गई थी, डीजे वाली महंगी शादियां, तो खापी थी जिन्होंने कहा था कि हरियाणा में कोई भी इतने से ज्यादा की बारात नहीं लेके आएगा, इतने से ज्यादा सूट दहेज में नहीं दिए जाएंगे, और रात का डीजे नहीं बजेगा। हमें ये डिसिप्लिन करने का काम किसी जमाने में खापे किया करती थी और मानी भी जाती थी। इन्होंने युवा पीढ़ी को अपने पूर्वजों या अपने बुजुर्गों के प्रति इतनी नफरत उनके प्रति महसूस करवाई कि आज वो इंटरजेनरेशनल खाई बहुत बढ़ गई, खापे तबाह हो चुकी हैं लिटरली, अब उनमें वो जान ही नहीं रही। और मैं सोचती हूँ ये भी कोई छोटा मोटा पाप नहीं है, बस कानून था पर वो हॉस्टाइल जजमेंट आई। तो इसमें आप क्या कहेंगे? लड़ाई लड़ी मैंने, खुल के लड़ी, और जो आज कह रहे हैं कि एकाएक, अब मैं उस वक्त मुझे आदत नहीं है रोने पीटने की, हाय तौबा करने की, लेकिन है तो आप मानोगे, पाप ही मानोगे। ऐसे मैं 3-4 और बड़े उदाहरण दूंगी, क्या कहेंगे इस पे आप? और दीदी इसमें अभी पलवल में खाप पंचायत हुई थी, और ये जो मोनू मानेसर और इन सबको गिरफ्तार कर रहा था, उसके लिए इस खट्टर सरकार ने, डबल इंजन की खट्टर सरकार ने क्रैकडाउन किया खापों को वहां पर, और सबको पुलिस पकड़ने आई, पुलिस पकड़ के ले गई। कभी खापों पर इस तरह से पुलिस कार्रवाई हमने नहीं सुनी थी। जो काम अभी खट्टर की भाजपा सरकार के समय हुए हैं, खाप एकदम खत्म कर दिए गए हैं। और गांव में दीदी, जिस गांव में एक भी मुस्लिम नहीं है, उस गांव में मस्जिद है, चर्च बन गए हैं। और यहां तक किया इस खट्टर सरकार ने, जो एक खाप पंचायत ने इसका विरोध किया था कि इन लोगों ने रोहिंग्या को बसा दिया हरियाणा में, तो खाप पंचायत ने विरोध किया, तो खाप पंचायत पे क्रैकडाउन करने पुलिस पहुंची, और खुलेआम सड़क पे नमाज करवा रही है खट्टर सरकार। मतलब भाजपा ने एक हिंदू स्टेट हरियाणा को जितना तबाह करना था उतना तबाह किया। बिल्कुल, और ये लड़ाकू भी हैं। जाट जो हरियाणा के, इन्होंने इतने आतंकी झेले हैं, क्योंकि जितने भी इन्वेडर्स आए वो इधर से ही होके, तो इन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, और इनमें स्टेइंग पावर भी है, बहादुरी, शौर्य खत्म, इतना दब्बू बना दिया है। और ऐसे मैं और भी केसेस बताती हूँ इनकी। हरियाणा की बेटियों को आपने देखा कैसे घसीट के मतलब उन जो बेटियां जिनके साथ जो मेडल लेकर आते थे, तो पीएम फोटो खिंचवाते थे कि मेडल, उनको घसीट के मारा गया। हरियाणा पहली बार इस तरह की सिचुएशन में फंसा जहां उसका गौरव होता था, उस गौरव को कुचल दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो मानती हूँ कि जो गांव में पार्टी पॉलिटिक्स गई है, ये कांग्रेस ने भी वो ही किया,
और भाजपा ने और भी विषमता से। कांग्रेस को ना आप कभी शर्मसार कर सकते हो, इनको आप शर्मसार नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती बन गई है कि आप कुछ भी कर लीजिए, शर्मसार भी नहीं होते। अब ये अगला अपनी आंख का पानी, ये हर सभा में झूठ बोलते हैं, ये अपनी आंख का पानी बेच चुके। इसको हमारे यहाँ हिंदी में मुहावरा कहते थे, आंख का पानी गिरना। जिसकी आंख में पानी ही नहीं होगा उसको आप कैसे शर्मसार करोगे? सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब